नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। तो स्वागत है आप सबका आज के लेक्चर में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप काफी बातें मेरे साथ अब कर चुके हैं। आई होप समझ में भी आया होगा। ली शैटेलियर एंड ब्राउन प्रिंसिपल कल हमने पढ़ लिया था बच्चों। अब लेकिन एक जेई एडवांस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में अब एक चीज आती है। वो क्या चीज है, आज उस टॉपिक से शुरुआत करेंगे और फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुंच जाएंगे कहां पर भला। हम पहुंचेंगे दोस्तों आज आयनिक इक्विलिब्रियम में। बुधवार का दिन लाल कलर से ही लिखता हूं मैं ताकि इनकी कृपा बनी रहे, सब बढ़िया रहे। तो बच्चों, अल्फा निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम निकालेंगे सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। भाई बड़ी कमाल की बात है, ये टॉपिक जेई एडवांस के लिए इन पर्टिकुलर बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली बात तो यहां समझने वाली है, ये वेपर डेंसिटी क्या बला है दोस्तों। अगर मैं मोटे तौर पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं कि हम मान लीजिए एक ऐसे आइलैंड पे चले गए जहां पर मास निकालने का, वेट निकालने का कोई तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे? हम सबसे हल्के बंदे को ले लेंगे। मान लीजिए जीनियस गैलेक्सियम सब में हल्के हैं, उसको ले लिया मैंने। उनका वेट मान लीजिए 50 किलो है, तो मैं 2 जीनियस गैलेक्सी के बराबर हो गया, 100 हो गया ना मेरा वेट। यानी हमने क्या बोला कि भाई साहब, आप ऐसा यूनिट बना लीजिए, सबसे छोटे वाले से डिवाइड कर लीजिए और उसके हिसाब से नंबर ऑफ टाइम उसके हिसाब से देख लीजिए। वेपर डेंसिटी क्या हुई? आप डेंसिटी निकालना चाह रहे हैं तो आप सबसे हल्की गैस, अपना मोलर मास गैस का ले लीजिए और सबसे हल्की गैस के मास से डिवाइड कर दीजिए। नंबर ऑफ टाइम जितना आप आ रहे हैं वो आपकी डेंसिटी है, आपकी वेपर डेंसिटी कही जाएगी। तो सिंपल टर्म में समझा दिया, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन H2। अब भैया H2 का कहानी क्या होती है, मास कितना होता है? बड़ा आसान भाई, H2 का मास होता है 2। कितनी बड़ी रॉकेट साइंस सर, आप तो आईटी चाहिए एडवांस कर, H2 के मास को बता। अरे रुक तो जाओ बेटा। तो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी विल बी योर मोलर मास। ये बात अच्छे से समझ में आ गई। अब अल्फा किस प्रकार निकालेंगे इस वेपर डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट से, आइए समझते हैं मेरे बच्चों। भाई क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास मॉडल सिस्टम ही गैसेस का है, मजा ये है। कभी बार दिमाग में आता तो होगा, ये हर बार पीवी इक्वल टू एनआरटी क्यों लेके बैठ जाते हो भैया? फिजिक्स सोचा है, केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स वहां पढ़ा तो भी इस इक्वेशन के पीछे पड़ गए, केमिस्ट्री में पढ़ा तो भी इस इक्वेशन के पीछे पड़ गए, रिएक्शन समझनी है, कुछ भी करना है, इन्हीं इसी के पीछे पड़े रहते हो। अरे भैया, मॉडल सिस्टम ही हमारे पास ये है ना, गैस का। पता है दोस्तों, अगर लिक्विड का बना पाए ना तुम तो बड़ा मजा आएगा। ह्यूमन बॉडी का मॉडलिंग भी आराम से हो जाएगा। ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम है हमारे पास, ट्यूब के अंदर ट्यूब है ना, और उसके अंदर फ्लूइड्स का तो एक बहुत अच्छा रोल है इस जिंदगी को, इस लाइफ को मेंटेन रखने में। तो कॉन्सेप्ट यहां पर यह आया कि आइडियल गैस इक्वेशन ले लेते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मेरे दोस्त, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आएगा इसमें? बड़ा आसान। पहली बात तो मोल को डिवाइड करते हैं। ये गिवन मास होता है बेटा ए अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। अब क्या करें, मोलर मास को जरा इधर लेके आना, ए बाय पी वी इंटू आर टी। चलो बढ़िया बात है। मैं बच्चे, ये गिवन मास है और ये वॉल्यूम हो गया। ओहो, डेंसिटी आ गई बचवा, बहुत ही बढ़िया, गजब। अरे वाह वाह, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर दिया और ये पी हो गया, आर टी तो लगे हुए हैं, ये मोलर मास हो गया। अभी हमने देखा मोलर मास ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी है, तो आइए मोलर मास की जगह ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी लिख देते हैं। हमारा रिकॉर्डिंग मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और ये बराबर हो गया किस भाई के? रो आर टी बाय पी। सिंपल चल रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, रो आर टी बाय पी। अब देखना मजा। वेपर डेंसिटी अगर बात करूं
तो रो आर टी बाय 2p। अब यहां पर हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है बच्चे, nRT बाय v, चूंकि P इज इक्वल टू nRT बाय v। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि इस चैनल पे जब ये हफ्ते में पढ़ा रहा हूं इक्विलिब्रियम पूरा, तो ये बात जरूर रहेगी कि चीजें एडवांस वाली रहेंगी। मैंने कल जो वो गैस वाला एग्जांपल दिया था, परसों जब मैं केपी निकलवा रहा था आपसे, कल मैंने ली शैटेलियर में इनर्ट गैस वाला बताया है, तो इस सबको बड़े ध्यान से देखना। प्योर ये कंटेंट चलेगा इसमें, ताकि जब मैं ये सवाल, भाई एनसीईआरटी के तो 73 आप कर ही रहे हैं तो आपको समझ में आ भी रहा है। एक बार मैं आपसे चाहूंगा कि जिनमें आपको बहुत दिक्कत आ रही है वो सवाल जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये तो हमारे दिमाग से तोते उड़ा गया। अब देखो ना, कुछ सवाल तो के निकाल दे कंसंट्रेशन देकर, और केपी निकाल दो, के सी दे रखा है, तो ये तो हलवा सवाल है। थोड़ा मुझे मदद हो जाएगी, कम टाइम में मैं मैक्सिमम चीज़ें बता पाऊंगा। जैसे अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, जनरली लोग इसको भूल जाते हैं बट जरूरी होता है। तो P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। तो वेपर डेंसिटी इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, ये चूकी का साइन, ये इसलिए का साइन, तो वेपर डेंसिटी इस रो आर टी अपॉन 2 एन आर टी बाय वी। आर टी कट जाएगा, वेपर डेंसिटी रो वी अपॉन 2n। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल हो गया। क्लियर है। अब वो जब सवाल देता है आपको एक टफ सा कि वेपर डेंसिटी इनिशियली ये थी, एट इक्विलिब्रियम ये हो गई, बताओ बालक इसमें अल्फा क्या है, अभी बता देते हैं। तो अब वेपर डेंसिटी इनिशियल जो होगी और वेपर डेंसिटी फाइनल जो होगी, ये फाइनल मोल्स मतलब एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल मोल्स ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, क्या है, ए गोज टू बी प्लस सी एग्जाम्पल ले लिया। वैसे इसमें जो मेजरली वो एग्जाम्पल देगा वो क्या देगा ये भी बता देते हैं, इसी पे खेलेगा भाई साहब ज्यादातर। तो ये वही सी माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, और इनिशियल मोल कितने थे, 1 0 0, 1 मतलब सी, तो फाइनल मोल कितने हो गए, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। याद है आई भी यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। बात समझ में आ रही है। तो अगर वी डी बाई वी आई चल रहे हो तो एक तरह से वो सॉल्यूशन से भी लिंक कर सकता है, समझ के चलना, अभी बताएंगे उस पर, क्वेश्चन तो घुमाएंगे ही। फाइनल मोल्स आ गए, ये कट गया, सी प्लस सी अल्फा अपॉन सी, तो ये 1 प्लस अल्फा हो गया। बस इस तरीके से वेपर डेंसिटी अगर गिवन हो तो आप अल्फा निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई परेशानी किसी बालक को किसी प्रकार की तो बताओ। अब आप भी सोचते होंगे सर कैसी बात करते हो, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हो, लाइव आए नहीं हो, तो और आप कह रहे हो कि कोई दिक्कत है तो बताओ। 14 तारीख के बाद से मैंने आपसे कहा था ना कि नीट वालों के लिए भी हम लाइव आएंगे और जेई वालों के लिए भी, बट उसमें जो है हम देख रहे हैं कि कैसे बेटा, ये देखो ये ओबीएस से हमसे लाइव नहीं हो रहा, तो हम अभी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन लेट नाइट आएंगे, पता नहीं आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, देख लेंगे। चलो बता देना मुझे, ज्वाइन कर पाओ तो हम कर देंगे लाइव, मेरे ख्याल से और भी बढ़िया रहेगा। ऐसे बैठ के तो बता ही रहा हूँ लगातार, वैसे बता देंगे। तो दोस्तों, बट उसमें ये होगा कि कोई चाहेगा कि सर दोबारा बता दो तो रिपीट भी कर देंगे, वो भी बढ़िया रहेगा। थोड़ा ये फायदा हो जाएगा उसमें कि कोई चाहेगा कि रिपीट करना है तो रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप कहते हो तो रिपीट नहीं हो सकता ना, मैं तो बोले चले जा रहा हूँ। तो अब आइए एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मैं थ्योरी नहीं बोलता इनको, मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ।
थोड़ा फर्क है। उन्होंने एक आइडिएशन लगाया है और अब इसको हम एक कहानी की तरह इनके लॉजिकल आइडिया से सोचना शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। जरा ध्यान दीजिए। और इसी के साथ हम आयनिक इक्विलिब्रियम की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। अरेनियस साहब एक दिन बैठे थे, उन्होंने देखा दो चीज मिली और पानी बन गया। दो चीज मिली और पानी बन गया। मैं क्लास ले रहा था, मैंने देखा भाई अ, अभी हर्ष आया है और फिर रामू आया है, और दोनों ने देखा सर पढ़ा रहे हैं, कुछ रख के चले गए। मैं क्लास के बाद गया तो मैंने देखा ढोकला पड़ा हुआ है और मैंने देखा छोले चावल पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा यार, हर्ष आया था, रामू आया था, ये दोनों रखे गए होंगे, सर कुछ खा लेंगे। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा भाई क्योंकि हर्ष हमारे गुजरात से हैं तो ढोकला यही लाए होंगे और रामू लाया होगा मेरे लिए छोले चावल। तो ये दोनों मैंने सोच लिया, है ना। दो चीज़ थी, दो लोग लाए थे, तो मैंने ये सोचा कि ये मैंने आइडिया लगाया कि एक ये लाया होगा, एक ये लाया होगा। अरीनियस साहब ने भी तो यही किया, उन्होंने आइडिया ही तो लगाया कि जब दो चीज़ मिली और पानी बना, तो उन्होंने कहा एक ने H+ दिया होगा, एक ने OH-। इन बातों को साइंस की इस तरह मत पढ़ा करो कि भाई ने कह दिया तो यही होगा, पत्थर की लकीर हो गई, नहीं। साइंस का मतलब है आप उस कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके समझने की कोशिश करो। साइंस में ना ही कुछ सही होता है, ना ही कुछ गलत होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। और बच्चों, अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि हम भारतीय, हम सब मिलके भी एक बार साइंस की सही चीज़ को समझें। और इसका मतलब क्या है, देखो बच्चों, मैं हमेशा देखता हूँ जब भी कुछ बहसबाजी होती है साइंस की, तो हमारे अंदर एक अजीब सी लड़ाई की बात है कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही सही है क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ा है। तूने कहाँ से पढ़ा भाई? वो किसी फॉरेनर ने बताया था, किसी इसने बताया था, तो किसी से ऐसे हुआ था। नहीं, सोचो, सही गलत नहीं है साइंस में, सोचना शुरू करो, तभी फ्यूचर में कुछ कर पाओगे। आप जब मेरे साथ ये पढ़ रहे थे, कल ली शटेलियर पढ़ रहे थे, आज वेपर डेंसिटी वाला पढ़ा, मैं हर चीज़ को ऐसे बताता हूँ कि चलो देखो डेली लाइफ से किस तरह आएगा। जैसे रामू और हर्ष मेरे ढोकला और छोले चावल लाए, वैसे ही अरहीनियस बाबू के लिए, किसके लिए? अरहीनियस बाबू के लिए। तो सबसे पहला थ्योरी आती है अरहीनियस की। अरहीनियस बाबू ने कहा कि जो H+ डोनर है वो एसिड है, जो OH डोनर है वो बेस है। तो इसको इस तरह मान के चलो कि एक विचार रखा है उन्होंने। अभी इसको बहुत ज़्यादा सही गलत मानने मत चलना, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा ऊपर नीचे करूंगा इन बातों को अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो एसिड जो है, H+ डोनर जो होता है वो एसिड होता है, और बेस जो होता है वो OH- डोनर होता है। इनका ये कहना था, और इन्होंने एक शर्त रख दी कि ये एप्लीकेबल है ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, ओनली इन एक्वस मीडियम। ये इनकी शर्त थी। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिए कि HCl था साहब, पानी में डाला है आपने, आपको H+ और Cl- मिल रहा है। और NaOH था साहब, पानी में डाल देते हैं तो Na+ OH- मिल जाता है। बाद में दम लगा, सही कह रहे हैं भाई साहब। अब एक चीज सोचो, उन्होंने कहा कि ये छोड़ देता है, H+ डोनर है वो एसिड है। मेरे भाई HCl H+ छोड़ क्यों रहा है? सवाल ये भी गहरा है। आप कोई चीज क्यों छोड़ोगे? ध्यान से सुनते जाना। जब उसे छोड़ने के बाद आप स्टेबल होगे तभी तो। अब आप IIT जाना चाहते हैं, मेरे दोस्तों ध्यान रखना क्यों। आप समवॉट चाहते हैं कि आपका आगे फ्यूचर अच्छा हो, एक नौकरी अच्छी मिल जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप IIT जाइए, आप अच्छी नौकरी जरूर कीजिए, कोई मुझे इससे शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी मत करते रहिएगा। एक जॉब से करियर की तरफ जाइएगा, और वो आपकी सोच के साथ डेवलप होगी। सिर्फ नौकर मत बने रहना बच्चों, प्लीज। विचारों का खुलना जरूरी है, यहां पर स्टेबिलिटी जरूरी है। Cl- जो निकल रहा है ये खुश है, पानी में Cl- खुश है, अत्यंत सुख की तरफ है। क्यों? माइनस आ गया ना। क्लोरीन को क्या चाहिए था? इलेक्ट्रॉन 287, उसे मिल गया, परमानंद। तो उसको H+ छोड़ने से नेगेटिव चार्ज मिल गया।
इसीलिए उसने H प्लस छोड़ा। ये मत सोचो, बड़ी ध्यान से बात सोचो कि भाई H प्लस ही छोड़ दिया तो एसिड हो। क्यों छोड़ रहा है भाई, पूछो तो सही उससे, ऐसी क्या मजबूरी थी। वो ये थोड़ी बोलेगा अरिनियस अंकल ने कहा इसलिए छोड़ रहा हूं। छोड़ने के बाद स्टेबल है, इस बात को सोचते चलो। NaOH बाबू Na प्लस बना रहे हैं, जो कि उनके लिए एक परमानंद की स्थिति है। परमानंद की स्थिति क्यों भाई, वो आप अब बोलेंगे कि सर ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, देखो Cl माइनस भी Na प्लस भी। चलो ठीक है, यहां लग रही है ना ये बात, मान लेते हैं। बट फिर कुछ जगहों पर अरिनियस बाबू अटक गए। उसमें पहली जगह कौन सी थी, अगर मैं ये मान के चलूं कि अमोनिया बेस है, इसको मैं अरिनियस से समझाने में थोड़ा अटक गया। OH तो है नहीं, HH पे तो फिर बेस कैसे हो गया, अजीब सी बात है। BF3 इज एन एसिड, समझा लो अरिनियस से, H प्लस तो है नहीं। तो कुछ ऐसे सवाल बन गए जिनके अंदर ये समझाना कठिन हो गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिनियस। चलिए अब अगले दौर की तरफ बढ़ते हैं। अगले साहब आए ब्रॉन्स्टेड लॉरी। खैर बच्चों, अभी क्योंकि हमें मेन पॉइंट करने हैं, यही जब लॉन्ग वर्जन ऑफ क्लासेस होती है ना तो मज़ा आता है। एसिड बेस थ्योरी पे ही 4-5 घंटे लगाता हूँ मैं। खैर आज मैं आपको कंसाइज भी दूंगा, मैक्सिमम चीज़ें इसमें दे दूंगा, डोंट वरी। ये मत सोचना कि कंटेंट कम दिया, नहीं, बट थोड़ा कंसाइज वे में दूंगा। ज़्यादा डिस्कशन का टाइम यूट्यूब पे कम हो जाता है ना, फिर आपके पास भी नहीं है भाई, जेई मेन तो आ गया फरवरी में। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बाकी हैं, कल शाम से तो मैं किसी भी हालत में क्वेश्चन शुरू करने ही पड़ेंगे। थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, तब जाके संडे टेस्ट दे पाओगे। संडे का टेस्ट ध्यान रखना इक्विलिब्रियम पे होगा। ब्रॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट, इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लगभग अरिनियस वाली बात ही कही, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर कर दिया। इन्होंने कहा जी ऐसा है, प्रोटॉन डोनर आपका एसिड है और प्रोटॉन एक्सेप्टर आपका बेस है। हमारे यार प्रोटॉन तो होता ही H प्लस है, काहे, अरे हाइड्रोजन बाबू के पास न्यूट्रॉन तो है नहीं। H प्लस वाले केस में उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया, बचा क्या होगा, प्रोटॉन। तो आप तो इंस्पायर हो गए, कोरियन गाने सुन के बॉलीवुड के गाने बना दिए। तो आप तो अरिनियस बाबू की बात सुन के प्रोटॉन डोनर हो गए। चलो लेकिन कुछ नजर चेंज करते हैं, क्रिटिसाइज करने की बजाय कि आपने अरिनियस की थ्योरी अपना ली, थोड़ा समझते हैं इसको। यही बात मैं अपने सभी सुनने वाले स्टूडेंट से कहता हूं, अगर कोई आपसे कुछ कहता है, कोई भी बात कहता है, उसको कोई विश्वास है, उसको कुछ समझ है, तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट मत करना। ये मत कहना कि मैं ही सही हूं। आप एक साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, आप साइंस में आ रहे हैं, करियर आप साइंस में बनाएंगे, किसी भी शख्स की बात को एकदम से आउटराइटली रिजेक्ट मत करो, क्योंकि उसकी बात उसकी कंडीशन के हिसाब से होती है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपकी तरह बात करेगा, नहीं, उसकी बातें उसकी कंडीशन के हिसाब से होती हैं। अगर आप उसकी कंडीशन समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इसलिए ऐसी बात कह रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी भी कंडीशन में अपने आप को संजो के रखते हैं, और मैं आपको वैसा ही बनाना चाहता हूँ। पढ़ाना तो मेरा मकसद है ही, सब्जेक्ट में पढ़ाता ही हूँ, मुझे मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों, पढ़ाई का असली मकसद, असली चीज़ तभी है जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतार लें। प्रोटॉन डोनर किस तरीके से हमारे ब्रॉन्स्टेड लॉरी साहब ने प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की बात समझा दी, इसको जरा परखते हैं। अगर हम HCl लेते हैं, H2O में डाला है, इसने अपना H प्लस H2O को दिया है, बड़ा मजेदार सा एक कहानी है। ये बन गया है H3O प्लस और निकल गया है Cl माइनस।
यहां पर ऑक्सीजन ने अपने से एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया है और प्लस आया है। एक तरह से ऑक्सीजन ने आने वाले H को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, लूज करा है तो IUM लगा। जैसे सोडियम पे लगता है, सोडा है तो सोडियम लगता है, मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम लगता है। बड़ा मजेदार है इनऑर्गेनिक का नॉमेनक्लेचर भी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत मजेदार केमिस्ट्री है। हम भूल जाते हैं कि इसको बस याद करना है, नहीं आएगी। अभी फिजिकल और ऑर्गेनिक का सेशन पूरे हो जाएं, कोशिश है कि 20-22 जनवरी तक हो जाए, फिर मैं इनऑर्गेनिक के ऊपर आऊँगा। मेटलर्जी आप वैसे देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वर्जन इसी चैनल पे है। बच्चों यहाँ पर HCl ने बड़े मजे से एक प्रोटॉन H2O को दिया है, क्योंकि HCl प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड हो गया, H2O प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो ये बेस हो गया। एक्सेप्ट करने के बाद इस पे प्लस चार्ज आ गया है, H3O प्लस अब एक प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन रिच स्पीशीज हो गई है, ज़्यादा हो गया है। जिस पे ज़्यादा होगा वो लूज कर सकता है, ये अपने चार्ज को लूज करने के लिए तैयार हो सकता है और अब ये एक एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि इस पे एक्स्ट्रा है ना, प्लस है ना, इस पे है उसी के तो लूज करने के चांस है, और इस पे माइनस है तो इसके गेन करने के चांस है। मैंने ये नहीं बोला कि कर लेगा, मैंने बोला चांस है। तो दिस कैन बी नोन एज, ये बना बच्चे H3O बना बेस से, बेस से बना, इसको हम बोलेंगे एसिड, बट कॉन्जुगेट। मैथ्स वाले कॉन्जुगेट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करना, मैं नहीं बताऊंगा, अब तुम करना। IITian बनना है ना, सोचो ना कॉन्जुगेट क्यों बोला। दिस वन इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड एंड दिस वन इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये एसिड से निकल के आया है और ये बेस। अब जो मैंने पहले वाले थ्योरी में आपके दिमाग के अंदर एक बत्ती जलाई थी कि अगर आप H+ छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होगा, और वो कारण था कि Cl- को स्टेबिलिटी मिल रही थी। इसका मतलब अगर मेरा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है तभी मैं H+ छोड़ूंगा। तो अगर मुझे दो एसिड कंपेयर करने हैं, क्या करना है, दो एसिड कंपेयर करने हैं कि कौन सा बढ़िया एसिड है और कौन सा कमजोर एसिड है, तो सही तरीका है दोनों के कॉन्जुगेट बेसिस देख लो। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब लेते हैं एग्जाम्पल, कहां से, ऑर्गेनिक से, आइए मजा आएगा। मेरे बच्चे ये है फिनॉल और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों की एसिडिटी पे सवाल बहुत दागे जाते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाता है O-। दिस इज फिनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड ये फिनाइल होता है बेटा, उस पर O लगाए तो फिनॉल। यहां पर ये फिनॉक्साइड आयन, यहां पर ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा इस तरीके से। तो ये अगर एसिड था तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये अगर एसिड था तो ये कॉन्जुगेट बेस है। मेरे बच्चों, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा वो बढ़िया एसिड होगा। अब सवाल ये है, अभी तक हम अपने पुरानी नॉलेज से ये जानते आए हैं कि जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल। अगर यही बात देखी जाए तो इस वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे भाई, इसमें तो यही बन गए ना दो बस, इस पे O-, इस पे O-। यहाँ तो पूरा आनंद आ रहा है। बट रेजोनेंस में सिर्फ यही बात नहीं है, मैंने रेजोनेंस बताते हुए समझाया था। अगर ध्यान से देखो तो यहां नेगेटिव कार्बन पे भी आएगा, लेकिन यहां पर नेगेटिव कभी कार्बन पे नहीं आएगा, यहां पर नेगेटिव हमेशा O पे रहेगा। यानी नेगेटिव चार्ज हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही है, जबकि यहां पर फिनॉक्साइड में नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे भी आ रहा है। तो कंपेरेटिवली ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये नहीं तो ये बेटर एसिड हो गया देन फिनॉल। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है वो बढ़िया एसिड है। अब आपके मद्देनजर एक सवाल करेंगे और उसी के साथ साथ आज के टॉपिक को विश्राम देंगे, ठीक है। और
क्योंकि कल इसके साथ बढ़ा लूँगा थोड़ा सा, तो डिनर भी नहीं हुआ, ठीक है, अगला दिन लग जाएगा। ठीक है, चलो हो जाती है चीज़। देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन बेटा, एंड विद योर लव एंड अफेक्शन, ये आप लोगों ने जो दिखाया, एक ये इंस्पायर करता है मुझे कि पहले मैं शूट करके डाल दूं बच्चों के लिए, सो दैट दे कैन लर्न। बढ़ते रहो आगे, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो ये है, अब NaOH है, H2O है, ये इसको प्रोटॉन देगा, यही होना चाहिए। तो फिर तो ये NaOH2 बनना चाहिए और OH निकलना चाहिए। क्या ऐसा होगा? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड कल, ब्रॉन्स्टन लॉरी से आगे। आज मैंने एडवांस के हिसाब से काफ़ी चीज़ बताई है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल मैं इसी के ऊपर आते ही सवाल दागूंगा। अभी तक जो आपने पढ़ा है, सवाल आसान नहीं होगा, सोचने वाला होगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में आपसे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, चलिए टेक केयर। शेयर कर लो, शायद कोई एडवांस का बच्चा देख ले, वही पुरानी कवायद, यूट्यूब पे बोलना पड़ता है। शेयर कर लो, लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट।